अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो रेनेसांस एंड ह्यूमनिज़्म है। इसको हमने डिस्कस करना है। रेनेसांस के अगर हम मीनिंग देखते हैं तो इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल एंड लेटर लिटरेचर। द डिस्कवरी विच मीन्स दैट द डिस्कवरी ऑफ classical discovery of the classical and and Latin लिटरेचर। इसकी जो पहली शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो इटली में हुई थी, जिसकी शुरुआत पेट्रार्क बोकाशियो ने 14th सेंचुरी में की थी। और लैटिन लिटरेचर में कौन थे हमारे पास? लैटिन लिटरेचर में अगर हम देखते हैं कि उसकी डिस्कवरी, जिसमें हमारे पास जो वर्जिल था, ओविड था, वर्जिल, ओविड, इस तरह से जो राइटर थे, इनकी क्लासिकल राइटिंग जो थी, इनको दोबारा से उन्होंने क्या करना था, उन्होंने रीडिस्कवर करना था, उन्होंने समझना था और उनके साथ अपने थीम्स मिलाकर एक नई मॉरली एक मैसेज देना था सोसाइटी को, एक नया रिवाइवल लेकर आना था। सो ये और ये शुरू हुआ था बाय द एंड ऑफ द 15th century, so which mark the middle ages, and we know and we now enter upon a new era, and that is the renaissance. अगर हम before considering the literature of the renaissance England, so we must first try to understand the new tendency in the life and thought of the English people that the renaissance brought in. हमें पहले इन चीज़ों को समझना होगा। पहले तो हमें इस वर्ड्स को डिवाइड करना है, री एंड रेनेसांस। रेनेसांस मीन्स रीबर्थ। इसका मतलब है री बर्थ, दोबारा से पैदा करना। अब दोबारा से अगेन, री मीन्स इसका जो वर्ड है री का मतलब है अगेन, दोबारा, अगेन, एंड नेसांस, जो नेसांस है, इसका मतलब है द बर्थ। री बर्थ, इसका मतलब है बर्थ, री बर्थ आया। सो हु वाज रीबॉर्न? द क्वेश्चन इज कि कौन दोबारा से रीबॉर्न होता है? एक्चुअली इट वाज द ह्यूमन स्पिरिट। अगर हम री बर्थ की बात करते हैं, री बर्थ री बर्थ की बात करते हैं, सो हु वाज टू बी रीबॉर्न? द ह्यूमन स्पिरिट, द ह्यूमन spirit. Human spirit of what? So human spirit that was reborn or awakened after a long slumber of the middle ages, जो काफ़ी सालों से सो रही थी इन अ डीप स्लम्बर, गहरी नींद में, तो उसको दोबारा से री-एवोक करना था। And the rebirth or re-awakening was brought about by a revival of interest in the cultural and civilization of the ancient Greece and Rome. इसकी वजह से, रेनेसांस की वजह से, जो पूरा इंटरेस्ट है, जो द इंटरेस्ट, द कम्प्लीटली पीपल वाज टेकिंग इंटरेस्ट इन द ग्रीस एंड द रोमन लिटरेचर। सो द स्टडी ऑफ द क्लासिकल ग्रीक एंड द रोमन आर्ट, द स्टडी ऑफ द क्लासिकल, द स्टडी ऑफ द क्लासिकल, द स्टडी ऑफ द क्लासिकल एंड Roman art, the study of the classical and Roman art, and literature came to be called humanism. लेकिन humanism को हम बाद में डिस्कवर करेंगे, क्योंकि humanism जो है, it is simply means the religion of the humanity or the devotion to the human and secular interest as opposed to the divinity. कि ह्यूमनिज़म ने कम्प्लीटली डिविनिटी को अपोज किया था और उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में, ह्यूमैनिटी में, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ सेकुलर थाट। और ये जो था, द डिविनिटी और द डॉगमेटिक रिलीजन जो था, जो जिसकी ह्यूमनिज़म अगेंस्ट था डॉगमेटिक रिलीजन्स के। सो द डिविनिटी और द डॉगमेटिक रिलीजन हैड बीन द चीफ कंसर्न इन द मिडल एजेस। हमने देखा कि ये जो सबसे अहम जो चीज़ थी मिडल एजेस में, वो थी अटैचमेंट टू द रिलीजन, मज़हब के साथ उनका जो एक डिवोशन था, अकीदा था, उनके बगैर, मज़हब के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। सो यहाँ पर ये मिडल एजेस का एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और द न्यू लर्निंग ऑफ द ह्यूमनिज्म ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ एंड आउटलुक ऑफ द पीपल। आउटलुक, ज़िंदगी, लोगों की जो आउटलुक था, उनकी जो सोच पैटर्न थी, उनमें एक चेंज लेकर आए।
इस तरह से दैट इट वाज द चेंज ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम द रिलीजन टू सेकुलर। सो यहाँ पर ह्यूमनिज्म में हम देखते हैं कि लोग रिलीजियस से लेकर द जर्नी फ्रॉम द रिलीजियस स्टेट टू द सेकुलर वंस, द रिलीजियस पीपल्स बिकम मोर सेकुलर। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं फ्रॉम द पीपल, लोगों ने शुरू किया लाइफ को वैल्यू होते हैं ना फॉर इट्स ओन सेक, नॉट फॉर मेयरली अ प्रिपरेशन ग्राउंड फॉर दैट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। यहाँ पर उन्होंने फोकस किया कि हम इस ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ना कि हम इस ज़िंदगी को अजाब बनाकर अगली ज़िंदगी के बारे में अच्छे ख्वाब, जिस तरह से हम वी मुस्लिम्स नाउ डेज डूइंग दिस, कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी तो हम बर्बाद करते रहते हैं। एंड वे वी आर यू नो मतलब जेलेसी भी है, प्रेजुडिस भी है, सब कुछ भी है, एंड एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं एंड होपिंग दैट के आफ्टरवर्ड जो है वो हमारा बेहतर होगा। सो इस तरह से नहीं था वहाँ पर, इस सोच को उन्होंने चेंज कर दिया था। एंड उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट ओनली मेयरली एज अ प्रिपरेशन ग्राउंड फॉर दैट इज़ द नेक्स्ट वर्ड। एक्चुअली दिस सेकुलर स्पिरिट जो था वो मार्क द एंड ऑफ द मिडल एजेस एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एपोक, और इसको एज ऑफ रेनेसांस कहते हैं। Remember one thing, humanism was just a movement and Renaissance was a period that started from in the 14th century, और वहाँ पर स्टिल द 17th सेंचुरी तक ये एक पीरियड को हम रेनेसांस के पीरियड का कहते हैं। और इटली में इसका शुरुआत, इटली से इसकी शुरुआत होती है। इटली होम होता है रेनेसांस का, वाज द होम फॉर द रेनेसांस, जहाँ पर सबसे पहले हमने डांटे को पढ़ा था कि डांटे जो था इज़ द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिडल एजेस। और इन हिज डिवाइन कॉमेडिया उसने उसमें हमने देखा कि ही रोम्स थ्रू द हेल एंड हेवंस, वहाँ से जाता है। एंड द पोएट हु कम आफ्टर हिम, उसके बाद जो फिर आए, हमने वो उसको भी डिस्कस किया था, जिसमें पेट्रार्क था, changed all that. He returned away from such a gloomy subject and wrote more agreeable things of the love nature. डांटे या मीन्स अदर जितने भी राइटर्स थे अगर हम देखते हैं, सो दे वर राइटिंग अबाउट वेरी ग्लूमी सब्जेक्ट्स, लेकिन पेट्रार्क ने ऑल टुगेदर इन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया था और इसने फोकस किया लव एंड नेचर, जो प्योर, जो ऑर्गेनिक चीज़ें थी, जो इंसान की समझ में आती थी, जिसके साथ इंसान की वाबस्तगी थी, एसोसिएशन थी, तो उसको उसने फोकस किया था। और उसके साथ साथ जो द ग्लोरी ऑफ द एंशिएंट रोम था, उसको लोगों वो वापस लेकर आया था। सो द पीपल वर डिलाइटेड, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे इन सारी चीज़ों को पढ़कर, क्योंकि एक नई सोच थी, एक नई लर्निंग थी, एक यूनिक चीज़ थी उनके लिए उन दिनों में। सो दे क्राउन हिम विद उसको एज ए पोइट ऑफ ल्यूरियट के उसका एक अवार्ड भी दे दिया गया था उस टाइम पेट्रार्क को। और उसने क्या किया था कि इसके साथ फिर उसका जो यंगेस्ट जो फ्रेंड था बोकाशियो, उसने भी इस जर्नी में उसका साथ दिया, और उसने अपने हु डिलाइटेड हिज कंट्रीमैन, अपने मुल्क के लोगों को, मुल्क के आवाम को उसने खुश किया था अपनी स्टोरीज से, स्टोरीज ऑफ द लव, लाफ्टर एंड पोएम्स ऑफ रोमांस एंड पैशन, ये सब कुछ बोकाशियो ने लिखा था। सो अगर हम इसी दोनों जो पेट्रार्क था एंड बोकाशियो, अगर इसी दोनों इटालियंस, बोथ ऑफ दिस इटालियंस वर इमेंसली इंटरेस्टेड इन द पास्ट अचीवमेंट ऑफ देयर कंट्री। सो एक्चुअली पास्ट अचीवमेंट ऑफ द कंट्री, और इसके साथ साथ जो एंशिएंट बिल्डिंग्स थे, द ब्यूटीफुल स्टैचूज थे और वेजेस थे, मतलब है, इन सारी चीज़ों में वो लोग इंटरेस्ट रहे थे। सो द ओल्ड एंड फॉरगॉटन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द वर्जिल, जो पुराने जो ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट थे वर्जिल के, ओविड के, इस ये फिश्ड आउट, उसको दोबारा से निकाल दिया गया था लाइब्रेरी से। वहाँ पर जितनी भी जहाँ पर स्टोर कलेक्शन, बुक स्टोर कलेक्शन हुआ करती थी, वहाँ से उन्होंने निकाल दिया था। एंड ये वो दिस रिमाइंडेड देम ऑफ अ माइटी रोमन एम्पर, जो था एम्पायर, जो था रोमन का जो एम्पायर था, उसको उसकी याद दिलाई, उसकी दैट हैड रूल द वर्ल्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स, उन्होंने जो दुनिया पर हुक्मरानी की थी। So Petrarch and Boccaccio were among the earliest of the humanists, and their work marked the dawn of the रेनेसांस, रेनेसांस की एक शुरुआत थी। सो इटालियन, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इटालियन से रेनेसांस का जो जन्म हुआ था, ये हम उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं। सो इटालियन वर थ्रिल्ड, जो इटली के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हो गए विद द न्यूली डिस्कवर्ड ब्यूटीज़ ऑफ द एंशिएंट रोम। और उन्होंने क्या किया कि उनका जो क्रेज़ था वो फैलता चला गया वेस्टर्न यूरोप पे कम्प्लीटली, जहाँ पर
जो क्रेज़ था इटली में, इसी वो क्रेज़ सिर्फ इटली तक महदूद नहीं हुआ, वो फैलता गया, पूरे यूरोप में फैलता गया। और स्कॉलर्स जो थे जो हु स्टडीड द रोमन एंटीक एंटिक्विटीज़ आर्ट एंड लिटरेचर बिकम अ हाईली रिस्पेक्टेड फिगर्स, वो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देनी, दे वर गिवन अ वेरी हाई स्टीम्स एंड रेवरेंस। फिर क्या होता है इसके बाद कि in this midst of these intellectual revolutions, an event took place which gave further Phillips, further, it strengthened, मजीद इसको मजबूती देती है to the news, to the new scholarship। क्या हुआ कि जो टर्क्स थे, यहाँ पर अगर हम रेनेसांस की थोड़ा सा तारीख पढ़ लेते हैं, कि जो टर्क्स थे, Turks, who were established in एशिया माइनर, सीरिया, इजिप्ट और यहाँ पर थे, हेड एक्सटेंड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो कॉन्क्वेस्ट थी उनको एक्सटेंड करना शुरू किया टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ईस्टर्न साइड पर भी चले गए, ईस्टर्न वहाँ पर गया, ग्रीस भी चले गए, इसके अलावा ईस्टर्न, फिर उसके बाद ग्रीस अपनी जो कॉन्क्वेस्ट थी उनको वो एक्सटेंड करने लगे, एंड बल्कान्स यहाँ तक उनके पास चले गए, इवन टू द गेट ऑफ वेनिया, यहाँ तक भी आ गए। और उनको क्या हुआ कि जो रोमन्स थे वर नाउ प्रेसिंग, उन पर ये दबाव बढ़ रहा था कि प्रेसिंग, वो मतलब ये जो टर्क्स थे वो ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो था उस पर दबाव बढ़ा रहे थे, द कैपिटल ऑफ बाइजेंटियम, जहाँ पर रोमन का एक at the ईस्टर्न हाफ ऑफ द ओरिजिनल रोमन एम्पायर जो था वहाँ पर उस पर दबाव आ रहा था। अब क्या हुआ था कि 1453 में कि दिस लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द ग्रीक कल्चर फेल टू द टर्क्स, टर्क्स वहाँ पर हमला कर दिया था। और इससे पहले लॉन्ग बिफोर दिस द ग्रीक स्कॉलर अलार्म बाय द टर्किश प्रेशर, उन पर प्रेशर आया था कि आप लोग क्या करो कि यहाँ से चले जाओ, वेस्ट की तरफ चलेते हो या ये किसी भी मुल्क की तरफ जाते हो, लेकिन इस जगह को छोड़ दो। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपनी प्रीशियस जो लाइब्रेरीज थी, अपनी की जो किताबें थी वो अपने साथ लेकर गए। अब उन्होंने अब उनको इटली में एक वेलकम मिलती है जब वो इटली में चलते हैं, पर्टिकुलरली इन द फ्लोरेंस। अब ये लोग इटली में जो रोमन के जो स्कॉलर्स थे, रोमन स्कॉलर्स, टर्क्स की वजह से उनको फोर्स किया गया कि वो यहाँ से चले जाए। और जब वो चले गए इटली की तरफ, तो इटली के लोगों ने उन्हें वेलकम कहा, और वो उनके पास अपनी बुक्स थी, जो लिटरेचर था, जो एक ट्रेजर था, जो एक ख़जाना था। और ख़ास करके इटली में जो फ्लोरेंस का मकाम था, फ्लोरेंटीना, जिसको फ्लोरेंस का जो एरिया था उसकी तरफ वो लोग चले गए। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि यू नो कि with the fall of the Constantinople, the flow of the Greek scholar becomes steady stream, वो आते गए, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल तो अब रहा नहीं, अब वो लोग स्कॉलर जो थे वो यहाँ पर आते गए। सो इटालियंस जो थे जो पहले सिर्फ और सिर्फ उनके जो ग्रेट नेम्स थे, ये जस्ट लाइक होमर्स था, प्लेटो, अरिस्टोटल्स, इसके अलावा ये सिर्फ सुन चुके थे या पढ़ चुके थे। नाउ वर एंशियंट टू नो देम एट फर्स्ट एंड, अब वो उनको क्या हो रहा था कि ये जो स्कॉलर्स थे इनके साथ, अब डेफिनेटली अरिस्टोटल वगैरह तो जिंदा नहीं थे, लेकिन इसी तरह से जो स्कॉलर्स वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा थे, इनके साथ उनका आमना सामना हुआ था एट फर्स्ट एंड, उनकी नॉलेज वहाँ पर उनको मिल रही थी। एंड वो क्या थे कि उन्होंने अपनी जो उनकी जो एक क्यूरियोसिटी थी उनको सेटिस्फाई करने के लिए इन स्कॉलर्स को रेफ्यूजी दी थी। सो दे जॉय, उनकी जो खुशी थी, इटालियन लोगों की जो खुशी थी, उनकी कोई बाउंड नहीं थी, क्योंकि टू द ट्रेजर ऑफ द एंशियंट रोम वाज एडेड टू द न्यू एंड रिचर ट्रेजर ऑफ द एंशियंट ग्रीस, और इसके साथ दैट हैड बीन द नर्स ऑफ द एंशियंट नो। सो यूनिवर्सिटीज़ जो थे वो अलार्म हो गई। यूनिवर्सिटीज़ में जो पहले जो डल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, अब वहाँ पर रोमन जो जो चीज़ें थी, रोमन आर्ट, लिटरेचर वहाँ पर पढ़ाया जाने लगा। और स्टूडेंट जो थे वो पूरे यूरोप से ग्रीक स्कॉलर के इर्द गिर्द मंडलाने लगे। इसके साथ जो ह्यूमनिस्ट थे, लिविंग देयर ओन टीचर्स, वो उन्होंने अपने टीचर्स एंड स्कूल में उसको छोड़ दिया था, और एंड हु स्टिल टीचिंग द एंटीक स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी, जो अभी भी मिक्सचर था ऑफ बाइबल एंड एरिस्टोटल लॉजिक। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने स्कूल में इवन उन्होंने फाइटिंग भी की थी, लेकिन वो न्यू लर्निंग सीख रहे थे।
और जो था यहाँ तक कि फ्लोरेंस जो था एक सेंटर बन गया था रेनेसांस का, बिकम द सेंटर ऑफ द रेनेसांस। तो इसी तरह से कुछ अपोजिशंस भी यहाँ पर मिली थी कुछ क्लर्जी से, लेकिन जो था वो काम नहीं आया और रेनेसांस इसी तरह से फैलता गया। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉप्स जो थे देमसेल्व्स वो रिलीजियस की तरफ से अपोजिशंस मिली थी, लेकिन वो काम नहीं आया क्योंकि पॉप्स जो थे क्लर्जी थे जो थे वो देमसेल्व्स वो ह्यूमनिस्टिक फीलिंग्स की तरफ वो माइल होते गए, परस्यूएट होते गए, और इसी तरह से जो प्रीशियस ट्रेजर था ग्रीक का, रोमन का, वो यहाँ पर पैरता गया। सो द रेनेसांस वाज इन फुल टाइड इन इटली एंड द 15th सेंचुरी एंड मार्क द एंड ऑफ द मिडिल एजेस, और इसकी वजह से मिडिल एजेस का जो था वो ख़त्म हो गया। सो क्लासिकल जो लैटिन था, द रेनेसांस इज़ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड इन इटली इन आर्ट एंड लिटरेचर। और लिटरेचर में अगर हम देखते हैं तो कि द मोस्ट फेमस प्रोडक्शंस वर इन द पोट्री ओरेस्टियस के और ऑर्लैंडो फॉरिसियो रोमांटिक्स पोएम्स आए थे, और इस तरह से और भी बहुत कुछ आए थे। तो इस तरह से ये जो क्लाइमैक्स, ये जो चीज़ थी, ये जो हिस्ट्री थी रेनेसांस की, ये हमारे पास यहाँ पर हमें मिलती है। सो द क्योंकि ये जो एज था, अभी लास्ट लेक्चर में मैं डिस्को आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन विच आई हैव डिस्कस्ड डिफरेंट event that had happened during the revival age, and the 100-year wars, the war of roses, the cat rebellions, the printing press, the establishment of the Anglican church, and the discovery of America as well. यहाँ पर हम ये तो पॉलिटिकल इवेंट्स से या सोशल इवेंट्स से, इसके अलावा लिटरेचर में भी थोड़ा बहुत काम हो रहा था। आर द ग्रेट वर्क वर नॉट प्रोड्यूस्ड येट, वो अभी तक नहीं हुआ था, वर येट टू बी प्रोड्यूस्ड, वो अभी तक होने वाला था। लेकिन फिर भी जो एक सोच थी, एक पैटर्न था जो रेनेसेंस की वजह से फैल रहा था, वो लोगों के इमेजिनेशंस पर असर कर रहा था, एंड द पीपल इमेजिनेशंस वर टर्निंग टू द न्यू सेकुलरिज्म, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमनिज्म। और यहाँ तक कि जो स्पिरिट यहाँ पर अगर हम देखते कि ह्यूमनिज्म की वजह से या फिर रेनेसांस की वजह से क्या हुआ था कि जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो थी, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सो द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो था वो होने लगा था, फ्री फ्री थिंकिंग, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड फ्री थिंकिंग, ये लोगों के जहन में अब ये पैदा हो रहा था, ये पैदा हो चुकी थी। दिस एलिमेंट इज फोस्टर्ड बाय द न्यू लर्निंग, नई लर्निंग से ये चीज़ें जहन में आ चुकी थी, एंड द न्यू डिस्कवरी लेड टू द साइंटिफिक थ्योरीज इन अ वेरियस फील्ड। अगर हम इसमें एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज को अगर हम देखते हैं तो फिर कोपरनिकस की जो थ्योरी है, गैलीलियो की है, केपलर की है, who had affect the changing entirely the medieval conception of the universe and the main place in it. So this is the history of the Renaissance, and now we are moving toward humanism. That what humanism means, थोड़ा सा हम humanism को भी समझते हैं। इसको ह्यूमनिज़म को यहाँ पर मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ, ह्यूमनिज़म। अब ये जो था, ये डिफिनेशन हम ह्यूमनिज़म की करेंगे। अगर हम ह्यूमनिज़म, ये उन अल्फाजों में से, चंद अल्फाजों में से एक लफ्ज़ है। लिटरेरी थ्योरीज में अगर हम इसको अगर हम देखते हैं कि दैट लेक्स अ प्रिसाइज डिफिनीशन तो है नहीं हमारे पास ह्यूमनिज़म की, क्योंकि लार्जली बिकॉज इट्स मीनिंग चेंजेस, इट मीनिंग वेरीज, मुख्तलिफ मीनिंग से डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ह्यूमनिज़म को एक्सप्लेन करते हैं, उसी में उसकी मीनिंग जो होती है वो वेरियस होती है, वो चेंज उसमें आता है, इन विच इट अपेयर्स। तो अगर हम ब्रॉडर फिलोसॉफिकल टर्म्स में अगर हम ह्यूमनिज़म को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें ये देखने को मिलता है कि ह्यूमनिज़म इज़ अ वर्ल्ड वाइड इज़ अ वर्ल्ड वाइड व्यू और पर्सपेक्टिव। पर मैं लिख लेता हूँ कि ह्यूमनिज़म जो था वर्ल्ड व्यू था और पर्सपेक्टिव, दुनिया का जो एक नज़रिया था, और या जो उनका पर्सपेक्टिव था, कि उन्होंने क्या किया था कि ह्यूमनिज़म दैट रिजेक्ट, उन्होंने रिजेक्ट किया था, ह्यूमनिज़म रिजेक्ट्स एनीथिंग
anything supernatural. सुपर नेचुरल, जो सुपर नेचुरल था, एज द एक्सप्लेनेशन, सुपर नेचुरल को इस बेस पर उन्होंने रिजेक्ट किया था कि सुपर नेचुरल जो थी एक्सप्लेनेशन थी फॉर द एग्जिस्टिंग फिनोमिना, मतलब जो कुछ भी हो रहा था अराउंड अराउंड अस, जो नेचर में था, वो कह रहे थे मिडिवल एजेस में कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सुपर नेचुरलिज्म, जो एक रिलीजियस जो एक कॉन्सेप्ट था, एक एब्स्ट्रैक्ट या मीथ्स या डॉगमस पर बेस्ड जो एक कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर कि ह्यूमनिज्म ने क्या किया कि रादर सीइंग द वर्ल्ड एज गवर्न्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ द सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल थिंग्स, जस्ट लाइक अ डिवाइन स्पिरिट लाइक गॉड, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दुनिया को देखा कि दुनिया को रूल जो कर रहे हैं कोई सुपर नेचुरल स्पिरिट नहीं कर रहे, जैसे जिसमें गॉड भी इवन आता है, विच इज़ द सोर्स ऑफ द रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। वो कह रहे थे कि जो कुछ भी यहाँ पर हमें यहाँ पर हो रहा है, ये जस्ट इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द हिडन स्पिरिट, और वो हिडन स्पिरिट जो है वो सोर्स है एंड रीज़न है हर एक चीज़ के लिए जो यहाँ पर होती हैं। सो ह्यूमनिज्म ने आर्ग्यू किया कि हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमनिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि वो कहने लगे कि वी कैन ऑब्जर्व विद आवर सेंसेस, कि हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। उन्होंने ह्यूमनिज्म में ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन एंड थॉट से हम चीज़ों की सच्चाई तक, हम चीज़ों की रियलिटी तक हम पहुंच सकते हैं। सो ये जो व्यू था, फॉर्म दिस फॉर्म द बेसिस फॉर व्हाट वुड बी कम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। इसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस था ये आ गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में हर एक चीज़ लॉजिकली और रैशनली थी, उस पर कोई इस तरह थ्योरीज जो हाइपोथेटिकल जो थ्योरीज थे, जो मीन्स जो मिथिकल बेस्ड पर जो चीज़ें थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि साइंस का जो आइडिया था दैट ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शंस आर सफिशिएंट मीन्स, कि साइंस में क्या था, हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, एनीथिंग कैन बी परसीव थ्रू द ऑब्जर्वेशन, और फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शन भी कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं चीज़ों को। डिडक्शन ये जो थे ये सफिशिएंट मीन्स थे फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड हाउ थिंग्स हैपन। उसने ये दो चीज़ें फिट करार दी थी कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि किस तरह से दुनिया काम करती है या दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो काम कर सकती हैं, और हाउ द थिंग्स हैपन्स, हाउ द थिंग्स हैपन, कि किस तरह से चीज़ें होती रहती है, कैसे चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं विदाउट रेफरेंस एनी काइंड ऑफ डिवाइन और एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर। हम लॉजिकली ऑब्जर्वेशन एंड इंडक्शन के थ्रू हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये जो ह्यूमनिज़म की जो सही डेफिनेशन है, ये हमें 19th सेंचुरीज़ के जो हिस्टोरियंस थे या जो कल्चर क्रिटिक्स थे वो आर्ग्यू करते हैं कि जो डॉन ऑफ द ह्यूमनिज़म था उसने मिडिवल पीरियड को ख़त्म कर दिया था और द बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस हुई थी, और इसके साथ द फ्लावरिंग ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस हुआ था। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा फ्राम विच वी फ्रिक्वेंटली, वो कहते हैं, ये जो 19th सेंचुरी के जो क्रिटिक्स थे वो कहते हैं ह्यूमनिज़म के बारे में कि विच वी फ्रिक्वेंटली डेट बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न कल्चर, कि जैसे ही ह्यूमनिज़म की जो एक शेप आती है, जो एक थॉट आती है, ये एक शुरुआत होती है एक मॉडर्न कल्चर की। और हिस्टोरियंस ये भी कहम करते हैं कि रेनेसांस के दौरान जो रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक एंड क्लासिकल हुई थी, या क्लासिकल जो लिटरेचर था या जो टेक्स्ट था उसकी जो रीडिस्कवरी हुई थी, एक्चुअली इसने इग्नाइट किया था, रोशन किया था द डॉन ऑफ द न्यू एरा इन थिंकिंग, न्यू एरा इन थिंकिंग। सो उन्होंने क्या किया था कि जो प्रोफेशनल टीचर्स थे या स्कॉलर थे इन 14th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी इटली में, उसने रिवाइव की थी द स्टडी ऑफ द ग्रीक एंड लैटिन लिटरिक लॉजिक एंड आल्सो द मैथमेटिक्स, और उनको बेस बनाया, बेसिस फॉर द हायर एजुकेशन बनाया। सो एज द फाउंडर, सो दे वर कॉल्ड द फाउंडर of the kind of the high school and university curriculum on which the idea of the liberal arts education was founded.
सो ये जितने भी टॉपिक्स थे ये दे फॉर्म द बेसिस फॉर द ह्यूमैनिटीज़ एज द डिसिप्लिन एंड डिस्टिंग्विश ह्यूमैनिटी फ्रॉम डिविनिटी। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी को उसने क्या किया था, डिस्टिंग्विश कर दिया था, जुदा कर दिया था ह्यूमैनिटीज़ को फ्रॉम डिविनिटी, फ्रॉम डिविनिटी को उसने यहाँ पर जुदा कर दिया था। और इसके साथ साथ जो डिविनिटी से थे उन्होंने डिविनिटी आर द स्टडी ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट और डॉक्ट्राइन, उसको हमने क्या किया था, इन दोनों में डिस्टिंक्शन हम लेकर आए थे। तो जबकि अगर हम क्रिटिक्स हिस्टोरियंस की व्यू ऑफ द लेट 20th सेंचुरीज के अगर हम ह्यूमनिज्म पर देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो वैल्यूज थी या जो व्यूज था, वर्ल्ड वाइड व्यूज था ऑन टू इवेंट ऑफ द रेनेसांस, व्हाट रिमेन्स इन द आइडिया दैट the values of the humanism are central to the ways in which Western Anglo-European culture understand its own history. So, in terms of the individual achievements अगर हम बात करते हैं, so अगर हम कहते हैं कि the power of the rational thought, जो power of the rational thought है and the authority of the science है, वो सबसे बेहद और अहम चीज़ है, ये ह्यूमनिज़म का कॉन्सेप्ट था। ब्रॉडर सेंस में ह्यूमनिज़म जो है ये एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव था जिसने इंसान को अपनी वैल्यू, अपनी कंसर्न्स के बारे में आगाह कर दिया था, रादर देन द डिवाइन और द स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो सब इससे पहले जो सेंट्रल फोकस थी लाइफ की। ह्यूमनिस्ट जो थे वो थॉट्स, ह्यूमनिस्टिक थॉट जो थे वो डिस्प्लेस्ड कर रहे थे, वो द आइडिया ऑफ द गॉड एज द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और आइडिया ऑफ द गॉड जो था एज एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, उसको वो लोग क्या करते हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज करने की उन्होंने कोशिश की, रिप्लेस करने की कोशिश की उन्होंने की कि इस आइडिया से कि ह्यूमन माइंड इज़ द सुप्रीम सुप्रीम पावर ऑफ नॉलेज। जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड इट इज़ द सुप्रीम, इट इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ, it is the supreme power of knowledge है rather than the God and the creations। so कभी कभार इसको हम सेकुलर ह्यूमनिज्म के साथ भी हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा अभी तक भी इस पर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी हो रही है और डिबेट्स भी हो रही है, लेकिन और ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था, और रेनेसांस जो रिवाइवल ऑफ लिटरेचर में आया हुआ था, और रिवाइवल ऑफ लिटरेचर में इसकी बहुत ज़्यादा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया था यूरोपियन सोसाइटीज़ में। क्योंकि जो हम इसी दौर के अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो इस रेनेसांस और ह्यूमनिज्म की वजह से इम्पैक्ट हो रही थी, और एक न्यू मॉडल में हमें लिटरेचर देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।